मेरे 14 साला हसेन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था, वो तो पूरी आग निकली। मेरी बेवी अस्पताल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरे सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गई। मैंने उसे बच्ची समझकर अपने साथ सिलाया कि कहीं वो नए घर में डर न जाए। लेकिन उसने तो आधी रात को मेरे साथ ही बेड पर रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैं जान गया था कि मेरी साली नदा होगी, क्योंकि वो उस वक्त पूरे घर में अकेली थी और वह पहली दफा हमारे घर रहने के लिए आई थी। तो शायद उसे रात के उस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो नियम बरहना नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि अरशद भाई, घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है क्या? मैं रात के आपके साथ उस कमरे में गुजार सकते हैं। मेरी नजर में तो नदा 14 साल की बची थी, लेकिन पहली बार उसे यूं द देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताजा थी। 14 साल की उम्र में ही उसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद में नेम बरहना नाइटी में उसके जिस्म का हुस्सा वाज़ेह नजर आ रहा था। वाह, मेरी बेवी की छोटी बहन थी, यही सोचकर मैंने उसके वजूद से नजर चराई और उसे सोने के लिए उस पर तकिए रख कर दे दिया और खुद बेड पर लेट गया, मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त नदा 14 साल की थी। मेरा अपने ससुराल बहुत ही कम जाना होता था, इसलिए मैं नदा को अभी तक बच्चे हैं समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क़यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और नदा सूफी पर बेचैन लेटी थी। रात के उस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान सामने आ रहा था। उसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने नदा को आवाज देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? कहने लगे, अरशद भाई, ये सोफा बहुत छोटा है और मेरे आओ पाँव सोफे पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही थी। नदा के बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है ना, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर बैठ जाऊंगा। जैसे ही बैठे तो मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन नदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगे कि उर्शद भाई, आप क्या सारी रात वहीं पर ही बैठे रहेंगे? मेरे साथ ही बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए नदा के जिस्म से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से नदा की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला था, मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जिससे कम उम्र की बच्ची समझ रहा हूँ, वो तो पूरी शराब ही में हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान था। लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर नदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा क्या कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई और न चाहते हुए मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सबा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और उन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब सुबह ने मेरी खदमत में कोई किसर न छोड़ी हूँ। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहले ही नजर में पसंद आ गए थे। उन दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैं अपने घर वालों को सबर के मुतालिक बताया तो मेरी माँ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि खानदान से बाहर वो किस सूरत में शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैं सबा की मोहब्बत में उतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। उसके बगैर तो एक पल भी गुजारा करना मुश्किल था। इन दोनों अपने मोहब्बत में सारी हदूद पार करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते हैं और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों,
तय में से एक दूसरे नाथ वक्त गुजारते मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सूरत में शादी के लिए राजी न हुए और मैं सबके साथ भागकर शादी कर ली थी। मेरे माँ बाप को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और न ही मेरी कोई कमाई थी। और जब सुबह के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो हमारी शादी के खिलाफ हो गए। और वजह यही थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने सुबह के घर वालों को राजी कर लिया, लेकिन अब आपके घर वालों ने हमसे मिलना जलना खत्म कर दिया था। काफी अरसा तक मया साहब जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुई तो सब अपने अपने घर वालों से मिलना जोना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात में उन्होंने मुझे नहीं नहीं अपनाया था, इसलिए मैं सुबह के घर न जाने के बराबर जाता था। मैं एक या दो सौ दफा इसलिए मैंने सबा की छोटी बहन को कभी सही से देखा भी नहीं था और न ही मैं इस बात से वाकिफ था कि वो 14 बरस की खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नामत से कई सालों तक महरूम रखा था और बहुत ज्यादा इलाज कराने के बाद अब सबा हमारे बच्चे कर घर मदीने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसलिए मजबूरा मुझे सबा की माँ को भूल जाना पड़ा। और जब हम सब उसको अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि सुबह को 1-2 दिन अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के साए में सुबह को बहुत सी बीमारियां हो चुकी थी, उसीलिए उसका केयर कैस काफी मुश्किल था। सबा के वालिद की शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए सुबह के वालदा ने उसकी छोटी बहन को मेरे पास गर्मी छोड़ दिया, क्योंकि वहां से खेला नहीं छोड़ सकते थे। बहुत अरसा बाद सबा की बहन खुदा को पहली दफा देख रहा था और मैं उसको देखकर हैरान रह गया था। मैं तो सुबह की खूबसूरती का ही दीवाना था, लेकिन उसकी छोटी बहन तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और उसे देखकर मैं सबको भूल गया था। सबा की गैर मौजूदगी में घर के सारे काम काज बहुत अच्छे से किया है और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि सुबह घर में नहीं है। उसने सारे घर को सलीकट के साफ साफ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की तो मैं भी अपने कमरे में चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया था कि नींद आई है। शायद उसे किसी चीज की जरूरत थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि बंदा तो कुछ और ही इरादा लेकर आई है। पहले तो वो सोफे पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे ज्यादा अकेलेपन में खौफ महसूस हो रहा है, क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके कमरे में ही रात गुजार लो। मैंने उसे कहा कि अच्छा किया जो तुम चले जाएं। ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हूँ। लेकिन मैं डाकुओं नेम बरहना नाइटी में देखकर मेरी नजरें बार बार उसके जिस्म का तवाफ कर जी रही थी। मुझसे बातें करते करते वो सोफे पर लेट गई और मैं बहुत मुश्किल से उससे नजरें चराकर अपने फोन में ध्यान लगाने लगा। थोड़ी देर में है वो बेचैनी से करोटे बदल ने मेरा ध्यान बार बार भटक कर उसके वजूद पर जा रहा था। और जब मैंने उसे बेचैन देखा तो मैं पूछ रहा था कि क्या हवावा कहने लगी कि ये तोहफा बहुत ज्यादा गैर आरामदेह है और मैं उस पर आराम से नहीं सकती। ये सुनते ही मैंने उससे कहा कि वो बेड पर आकर सो जाए और सोफे पर मैं सो जाऊंगा। और जैसे ही बेड के तरफ आए तो मैं उठने लगा। नहीं, मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अच्छे भाई, आपको तकलीफ उठाने की क्या क्या जरूरत है। ये आपका अपना घर है। मैं एक तरफ ले जाती हूँ और दूसरी तरफ आप लेट जाएं। मेरे खुदा की बेबाकी देखकर हैरान रह गया था, लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन सुबह के पीछे मैंने उस किताब में काफी भाग दौड़ गई थी, उसीलिए मैं बेड पर होने से ऊपर लेट गया और अपना फोन चलाने लगा के मौजूदगी में। सो वो गाना मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था जिससे मैं उस वक्त गुजर रहा था। खून चलाते चलाते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हूँ
और जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं था। मेरे बहुत करीब लेटी हुई है और उसकी अंगुलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही है। मैं एक मर्द और बहुत कोशिश के बावजूद में खुद को बंदा से दूर न कर सका और मैं भी करवट बदलकर उसके करीब हो गया। नदा तो जैसे जैसे ही इस बात के इंतजार में थी। जैसे ही उसे इल्म हुआ कि मैं उसका हाथ साथ देने के लिए तैयार हूँ, वो फौरा ही अपने जज्बात पर मुझ पर लगाने लगी और मैंने वीडियोस के जज्बे को खूब पजीराई की। जब हम दोनों अपना मकसद हासिल कर चुके, तो बंदा ने अपना फोन में मेरे साथ हमारे की तस्वीरें खींची, जिनमें हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। मैदा के साथ गुजार कर रात ऐसे मसरूफ था जैसे कोई कला फतह कर लिया, लेकिन मुझे है क्या खबर थी कि यहाँ मेरी बर्बादी का आगाज होने वाला था। फिर मैं स्कूल जाने के लिए निकल गया। सारा रास्ता खुशी से सरशार जब अस्पताल कोटा, तो मेरी बेवी सबा की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि सुबह के जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है और कभी भी कुछ हो सकता। सबा की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान थी, जबकि अस्पताल जाकर मेरी हालत भी खराब हो गई थी। सारा दिन मैं सुबह के साथ रहा, लेकिन सबा की हालत पहले से बेहतर हुई। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन सुबह को अस्पताल में रखना होगा। कि जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि अस्पताल में रही मुझे नींद आ के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। रात को रात का अस्पताल में रहा और रात के वक्त में सबा की उम्मी से ये कहकर घर वापस आ गया। कनाडा घर पर अकेली हो गया। मुझे वापस जाना चाहे क्योंकि साल में सबके साथ औरत को हेज रोकने की इजाजत दी, इसलिए सबा की उम्मी का रहना क्या बहुत जरूरी था। मैं जब अस्पताल से घर वापस लौटा तो बंदा बहुत ही खुश थी ना, कि वो मुझे से पूछने लगी कि सबा पेको की अलमारी खोलकर देख सकती हूँ। मैंने ने उन्हें ओदा से कि उसमें भला पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी आप ही की अलमारी है। उसने कहा चाबी दी, फिर मुझे मैंने उसे चाबी दे दे। वो सुबह की अलमारी खोल करे कि किस चीज देखने लगी। सबा जो रात कपड़े मेरे लिए रात को पहनते हैं, वो काल काल करो मुझे दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगे कि उसमें आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक छोटी सी नीले रंग की नाइटी पर हाथ रखा और उसे कहा कि ये सब बहुत जचती है। ये सुनते ही नींद फोन उठाकर कमरे से निकल गई और जब काफी देर बाद वापस आए तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वह सबा की नाइटी पहनकर उससे भी कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। अचानक क्यों मेरे आगे आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये मेरे बदन पर ज्यादा चल रही है या आप ही पर ज्यादा बच गई थी। ये सुनते ही मैंने उसे अपनी बाहों में फिरा और उसे बहुत मोहब्बत से उसे कहा, ये तुम्हारे बदन पर बहुत खूबसूरत लग रही है सबा, तो ये पहनकर अच्छी नहीं लगती, इतनी तुम लग रही हो। मैंने उसके हाथ में पकड़ाकर साइड पर रख दिया और खुद भी उस पर अपनी मोहब्बत लिटाने लगा। उसे आसमानों में देखा तो मैं बिल्कुल ही बेकाबू हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हसन की दीवानी भी हो सकती है। लेकिन दा तो हसन की सारी हदें पार कर रही थी। उसका पूरा हिब्बत बहुत हसीन था। मैं हर गुजरते पल के साथ उस पर हावी होता जा रहा था। सारी रात इस पर अपने जज्बात लिटाने के बाद जब मैं सब अस्पताल पहुंचकर खत्म। कस्ट नंबर 5 की अभी थोड़ी ही देर हुई थी भैया के दरवाजे पर नॉक हुआ। मैं, कौन है? इंदिरा आ जाओ। नाजी, मैं हूं भैया। ये नाजी थी, मेरी बहनों में यही थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं, नाजी तुम हो, आ जाओ इंदर आ जाओ। नाजी जल्दी से कमरे में आकर बेड पर बैठ गई और बोली, नाजी, क्या भैया अब दोनों बाजियों को कुछ कहते क्यों? नहीं, वो दोनों जब देखो तब आपको अबू से डांट दिलाती रहती हैं। मैं, इनकी छोड़, तुम ये बताओ, तुम अभी मेरे पास क्यों आई हो? नाजी, नींद नहीं आ रही थी भैया, इसलिए सोचा थोड़ा अब से बात ही कर लूं। मैं, अच्छा किया जो चली आई तुम।
मुझे भी अभी नींद नहीं आ रही थी। और बताओ क्या चल रहा है आजकल? नाज़ी, सब ठीक चल रहा है भैया में। और पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? नाज़ी, वो भी बहुत बढ़िया चल रही है भैया। इसी तरह में। और नाज़ी ने काफ़ी देर ढेर सारी बातें की और जब उसे नींद आने लगी तो वो गुड नाइट बोलकर वो सोने चली गई। वरना मैं भी आज बहुत थका था और सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और नूशी को फ़ोन किया, लेकिन उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। शायद सो गई थी। फिर मिनी मोबाइल साइड में रखा और मैं भी सोने की कोशिश करने लगा और कुछ ही देर बाद में भी नींद की आगोश में चला गया। सुबह मैं तकरीबन 5 बजे उठा और ऊपर बने जम वाले कमरे में चला गया। मैंने करीब 1 घंटे तक जम किया और फिर 15-20 मिनट आराम किया। जब मैं जम करके कमरे से बाहर निकला तो सुबह की 6:30 हो रही थी और सब ही घर वाले उठ गए थे। जब मैं जम करके बाहर निकला तो महनौर बाजी ऊपर छत पर टहल रही थी। उन्होंने रोज की तरह एक नाइटी पहनी हुई थी। मैं उनको लगातार घूरता रहा। ऐसा नहीं था कि बाजी पहली बार नाइटी पहनकर मेरे सामने आई थी। दोनों बहनें रात में हमेशा नाइटी ही पहनती थी और सुबह नहाने के बाद ही उसे बदलती थी। सुबह उठने से लेकर नहाने तक वो मेरे सामने नाइटी में ही रहती थी। लेकिन मेरे लिए ये आम बात थी, मेरे मन में उन दोनों के लिए कभी कोई गलीज़ सूच नहीं आई थी। लेकिन कल दोस्तों के साथ हुई बातचीत और मोबाइल पर घरेलू कहानियां देखी थीं और फिर रही सही किसर नोशी ने ये कहकर पूरी कर दी थी कि उसकी सहेली का बॉयफ्रेंड अपनी ही बहन से अपने मनपसंद काम करता है। ये सब बातों के बाद मेरा अपनी बहनों के लिए नज़रिया थोड़ा बदलने लगा था और यही वजह थी कि आज मैंने अपनी सबसे बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी थी और एक 2 साल का बच्चा भी था, उसको बदनज़र से देखने लगा। कुछ देर तक वो छत पर टहलती रही और मैं उसको देखता रहा। जब काफ़ी देर बाद मैंने वहाँ से नज़र हटाकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो मुझे गुस्से से देख रही थी, जिसे देखकर मैं चौंक पड़ा और अपनी नज़र उन पर से हटा ली। "महनौर बाजी, बाकी तेरी नज़र कहाँ थी?" "मैं कहीं भी तो नहीं बाजी, मैं तो आपको ही देख रहा था।" "महनौर बाजी, मुझे देख रहा था कि कुछ और देख रहा था?" गुस्से में मैं "नहीं बाजी, मैं तो आपको ही देख रहा था।" महनौर बाजी ने चौनका मुझे देख लिया था, इसलिए मेरे बहानों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने चलाकर कहा, "महनौर बाजी, तू कितना आवारा हो गया ही, बाहर तक तो फिर भी ठीक था। लेकिन अब तू इतना शैतान हो गया है कि अपनी बहन को भी बदनज़र से देखने लगा है। रख जा भी पापा को बताती हूँ तेरे ये करतवत।" मैं "नहीं बाजी, मैं सच कह रहा हूँ, अब घूम रही थी तो मैं आपको देख रहा था, बस और कुछ नहीं।" "महनौर बाजी, मैं सब जानती हूँ, मैं तेरी रग-रग से वाकिफ़ हूँ, तो क्या देख रहा था? ये मुझसे छिपा नहीं है, मैं अभी अबू आने को सब बताती हूँ। जब मैंने देखा कि मेरी किसी बात पर बाजी को भरोसा नहीं हो रहा है और वो अबू को बताकर ही मानेगी, तो मैंने सूरी मांग लेने में ही अपनी भलाई समझी। मैं इनके पैर पकड़कर, प्लीज़ बाजी अबू को मत बताना। महनौर बाजी, क्यों ना बताऊँ, तूने हरकत ही ऐसी की है। मैं अबू को बताकर ही रहूँगी। मैं सूरी बाजी, गलती हो गई, जो मैंने ऐसे देखा अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं लगभग रोने वाला हो गया था, शायद बाजी को मेरे ऊपर तरस आ गया था, तो उन्होंने कहा, "महनौर बाजी, ठीक है, ये पहली और आखिरी बार है जो मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन आगे से तूने ऐसी कोई भी हरकत की, तो मैं अबू को बताने में देर नहीं करूँगी।" और इतना कहकर वो वहाँ से नीचे चली गई। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो मैंने अपनी निगाह उनसे हटा ली। लेकिन शायद उन्होंने ये भी देख और लिया कि मैं उनको जाता देख रहा था, तो उन्होंने गुस्से से कहा, "महनौर बाजी, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? देख, अब तो अबू को बताकर ही रहूँगी।" मैंने रौनी सूरत बनाकर, हाथों से कान को पकड़कर, इशारे से सूरी बोला और अबू को न बताने के लिए कहा। लेकिन बाजी बना कोई जवाब दिए ही नीचे चली गई और मैं अपनी हालत पर ऊपर ही खड़ा रहा।
अब मुझे नीचे जाते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं अबू की मार न पड़े। इसलिए मैं वापस छत पर ही बने कमरे में आ गया और बेड पर बैठ गया। सुबह की लगभग 8 बजे तक मैं ऊपर ही बैठा रहा। जब मैं नीचे नहीं गया तब नूरी बाजी मुझे ढूंढते हुए ऊपर आई। शायद उम्मी ने उन्हें मुझे बुलाने भेजा था और बोली, नूरी बाजी, तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? जब मैंने अपनी नज़र रिवाज की समत में घुमाई तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मेरे जवाब न देने पर उन्होंने